वेलकम स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ, मस्त एवं शानदार होंगे। साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में, जो हमारा बेसिकली चौथा लेक्चर था, उसमें हमने अध्यारोपण का सिद्धांत बताया हुआ है। और दो आवेशों के बीच अगर दोनों समान आवेश हो तो उसके बीच हम किसी अन्य आवेश को कहाँ पर रखें कि उनके बीच जो लगने वाला आपका नेट फोर्स हो, परिणामी बल हो, जीरो हो जाए। ठीक है ना। तो उसी केस का हम आज सेकंड केस देखेंगे। अगर दोनों आवेश विपरीत हों तो यहाँ मतलब कि किस बिंदु पे आपको कहाँ पर रखें कि उस पर नेट बल आपका जीरो मिलेगा। तो आइए देखने का उसी चीज़ को प्रयास करते हैं। अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया करके उसे देख लीजिए ताकि आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया हुआ है आपको, पहले केस में हमने बताया था, थोड़ा उसको रिकॉल कर देते हैं। हमने पहले बताया था आपको, अगर दोनों आवेश समान हो ना, Q1 हो प्लस Q1 हो या प्लस Q2 हो, इसका डिस्टेंस अगर दोनों के बीच का, दोनों केंद्रों के बीच का डिस्टेंस क्या हो, स्मॉल r हो। ठीक है। तो हमने बताया था एक अन्य आवेश Q को कहाँ पे रखें कि इनके बीच जो नेट बल लग रहा है वो जीरो हो जाए, मतलब परिणामी बल इन पे जीरो लगे। तो हमने कहा था, इस पे हमने बताया था किनारे किनारे आपको लेके दिखाया था, तो नहीं हो पा रहा था। क्यों, देख सकते हैं आज यहाँ भी। तो उसमें आप उसको देख लीजिएगा। हम इसको थोड़ा इस सूत्र को निकाल करवा देते हैं। तो हम बीच में रखेंगे ना, उसमें हमने इसके तीसरे लेक्चर में बताया हुआ कैसे, क्यों हम बीच में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर Q आवेश है ना तो इसको प्लस Q ले लेते हैं। तो प्लस के कारण प्लस पे कौन सा बल लगेगा, अगर इसको A पॉइंट दे देते हैं, इसको B और इसको C देते हैं। ठीक है ना। तो इसके कारण जो इस पर बल लगेगा तो हम क्या कहेंगे, जिस पर लगेगा उसको पहले लिखते हैं। ये आपका क्या होगा, वेक्टर FBA, मतलब फोर्स लग रहा है B पॉइंट पे Q आवेश के कारण, इस बिंदु A आवेश के कारण इस पे जो लग रहा है। ठीक है ना। और क्या लगेगा, इसके कारण जो इस पे लगेगा, इसे क्या कहेंगे, वेक्टर FBC, मतलब इस प्लस Q2 आवेश के कारण जिस पे जो C बिंदु पर रखा हुआ है, इस B बिंदु पे जो बल लग रहा है प्रतिकर्षण का, इधर लगेगा ना, प्लस प्लस आवेश है तो क्या लगेगा, वेक्टर FBC। ठीक है ना। अगर दोनों का रिजल्टेंट जीरो है, ठीक है, तो कहने का मतलब है दोनों बल का जो परिणाम होगा वो बराबर होगा, क्योंकि दोनों आवेश मतलब कि दोनों बल विपरीत दिशा में। तो हमने इसी चीज़ को लिया था। बताइए वेक्टर FBA की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ वेक्टर FBA इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर FBC। ठीक है ना। इसी का हम मान ले लेते हैं। ठीक है ना। तो क्या होगा, वेक्टर FBA क्या है, यहाँ से देख सकते हैं कूलम के नियम से, अगर इनके बीच का माध्यम कोई के हो जिसका के हो, इसका कांस्टेंट हो ना, तो क्या होगा, तो यहाँ पे के, यहाँ से देख सकते हैं आप के FBA की वैल्यू क्या होगी, FBA मतलब यही बल लग रहा है ना, मतलब A के कारण B पे जो बल लग रहा है इधर, तो इधर प्लस Q1, ये क्या होगा Q1 Q बाई, देख आप जानते हैं कि जब कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब कोई सदिश राशि होती है, तो इसमें हम चिन्ह नहीं लेंगे। ठीक है ना, आवेश का चिन्ह नहीं लेंगे। तो प्लस प्लस है तो भी सही है। ठीक है ना। तो क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, अगर इसको हम मान लेते हैं, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से कैपिटल R डिस्टेंस हो, यहाँ से इसके तो बीच का डिस्टेंस कैपिटल R, देखिए यहाँ पर हमने माना हुआ है। अगर इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं, यहाँ पे जो रखे हैं बिंदु B, इसका डिस्टेंस x ले लेते हैं हम। ठीक है ना। ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से वाला डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप। तो Q1 Q बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 Q बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं K से K कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका ही आया था Q1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई R माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसी को हम शार्ट में सॉल्व किए थे। एक हमने शार्ट ट्रिक लिखा हुआ था, हमने इसको शार्ट ट्रिक में एक चीज़ लिखा हुआ था, वो क्या था आपका, x बराबर जो आएगा आपका रूट Q1 अपान रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू जो इनके बीच का सेपरेशन R है। x क्या होता था, x जो होता था Q1, अगर कोई छोटा आवेश है ना तो x जो वही होता था इससे जो दूरी होगा। ठीक है ना। Q1 क्या होता, यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो आपका Q1 होगा ना वो Q2 से छोटा होगा। समझ में आया। तो ये क्या होगा, x भी आपका छोटा होगा R माइनस एक्स से। ये चीज़ हम बताए हुए हैं लेक्चर, इसके पिछले वाले लेक्चर में, इसे आप अच्छा से देख लीजिएगा। तो इस पर हमने एक सवाल करवाया हुआ है। ठीक है ना, उसे आप देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसके जो सेकेंड केस को। ठीक है, इसे आप अगर देखें नहीं तो नोट कर लीजिएगा, उसे पिछले लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, इसको हम इरेज करते हैं। अब हमें जो साम्यावस्था का जो पॉइंट है, साम्यावस्था कहने का मतलब ऐसा
बिंदु जिस पे नेट फोर्स जीरो हो, तो उसी को हमें देखना है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर दोनों आवेश विपरीत हों तो उनके बीच कोई क्यू आवेश को कहाँ पे रखें कि वो नेट फोर्स उस पर जीरो हो। ठीक है, इसी चीज़ को हमें देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम ऐसे केस नंबर 2 डालेंगे, जब दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत हो, तो अब क्या होगा, मतलब हमें एक ऐसा बिंदु प्राप्त करना है ना, उस एक्सिस पे, उस अक्ष पे जो दोनों आवेशों को मिला रही है ना, कि कहाँ पे उस पे हम रखें कि उस पे नेट बल जो है वो जीरो हो जाए। तो आइए इसी को देखते हैं। हमने एक ले लिया प्लस Q1 आवेश और दूसरा क्या ले लिया, माइनस Q2 आवेश। ठीक है, अब इनके बीच का सेपरेशन क्या ले लिया हमने, स्मॉल r ले लिया। ठीक है, स्मॉल r ले लिया। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि हमें किस बिंदु पे कोई आवेश रखे ना, जिस पे आपका नेट, जो आपका नेट करने का मतलब परिणामी वैद्युतीय बल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसी चीज़ को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले बीच में लेके देखते हैं। तो हमने मान लिया प्लस Q आवेश यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है ना, तो अब इसको हम बिंदु A का नाम दे देते हैं, इसको B का नाम देते हैं। तो इसके कारण जो इस पर बल लगेगा ना, तो इधर होगा। ठीक है ना, इसको हम F1 का नाम करते हैं। तो इसके कारण इस पर, क्योंकि आवेश समान है, मतलब विपरीत है ना, मतलब कहने का मतलब इनका जो प्रकृति है प्लस प्लस का है। तो आप जानते हैं कि जो सिमिलर होते हैं, समान आवेश एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। अगर इनको पास मिलाएंगे तो दूर धक्का देंगे एक दूसरे को। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा। तो ए वाला बल इसके कारण जो होगा, ये इधर की ओर होगा। अगर इसको आप ओ का नाम देते हैं ना, तो ये क्या होगा, वेक्टर FOA, मतलब ए के कारण ओ पे लगने वाला बल। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा, ठीक है ना। अब इसके कारण जानते हैं कि आप प्लस के कारण माइनस, ए क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो मतलब क्योंकि ये प्लस वाला है ना, तो माइनस वाले को अपनी ओर बुलाने का इशारा करेगा। ऐसे तो ये चीज़ ऐसे यूँ बुलाएगा, ठीक है ना, ऐसे बुलाएगा इसको। ठीक है ना, इसको ऐसे बुलाएगा, तो इसको ऐसे बुला लेगा ये चीज़। तो इसके कारण इस पे बल क्या लग गया, वेक्टर FOB। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये दोनों वेक्टर समान दिशा में हो गए ना। जब कोई भी मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी समान दिशा में हो जाती है, सदिश समान दिशा में हो जाता है, तो उस पर नेट बल कभी जीरो नहीं हो सकता, कुछ तो ऐड होगा ना इसमें। तो कहने का मतलब इस पे को हम बीच में नहीं ले पाएंगे। आप किनारे किसी भी पॉइंट पे इधर लेंगे या इधर, तब भी ये बल दोनों, अगर हमें साम्यावस्था का बिंदु प्राप्त करना है, मतलब एक ऐसा बिंदु प्राप्त करना है जिस पे नेट बल जीरो हो, तो उसे हम क्या करेंगे, उस पर आपको ऐसे दो सदिश मिलेंगे जो दोनों विपरीत दिशा में हों। ठीक है ना, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। परिणाम समान हो या ना, उसको हम समान कर लेंगे, तो उससे हमें एक मतलब कि केस मिल जाएगा, एक रिजल्ट मिल जाएगा, उसी को हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो परिमाण समान कर लेंगे उनका। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कैसे। तो इसको हम बीच में नहीं लेंगे, ये चीज़ क्लियर हुआ। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि इसको हम बीच में क्यों नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। यहाँ माइनस क्यू रख के भी देखेंगे ना, तब भी यही केस बनेगा, दोनों डायरेक्शन सेम आ जाएगा। इसको करके भी दिखा देते हैं हम आपको। माइनस भी ले लेते हैं यहाँ पे जो हम लिए इसको माइनस ले लेते हैं, पहले माइनस लेके देखते हैं, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले के सवाल में करके दिखाया है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, माइनस। ये चीज़ क्या करेगा, इस चीज़ पे देखो ध्यान से, माइनस क्यू है ना, इसकी ओर जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, और माइनस इसके कारण इस पर जो बल लगेगा क्या, क्योंकि चार्ज सेम है। ठीक है ना, ए भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। तो इस केस में भी हम नहीं देख पाएंगे कि आपका इस पर इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको बाहर लेकर के, तो हम समझते हैं इस चीज़ को। तो हम क्या करेंगे, कोई चार्ज बाहर ही लेंगे, या तो प्लस क्यू हो माइनस क्यू हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि आप ये देख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब इसे हम क्या लेंगे, इसी अक्ष पे बाहर की ओर लेके देखते हैं। मान लेते हैं बाहर की ओर, यहाँ पर हम कोई प्लस क्यू आवेश चार्ज लेते हैं। ठीक है, तो अब बताइए, इसको हम मान लेते हैं कोई ओ। अब इसके कारण जो इस पर बल लगेगा वो कौन सा होगा, रिपल्सन, क्योंकि देखिए आवेश समान है ना। ये चीज़ क्या करेगा, इसको दूर ढकेलने का प्रयास करेगा। तो इसके कारण है ना, इस पे जो बल लगेगा वो क्या होगा, जिस पे लग रहा है उसको पहले लिखेंगे, ओ पे लग रहा है तो ओ को पहले, जिसके कारण लग रहा है उसको बाद में। वेक्टर FOA हो गया आपका। क्लियर।
अब इसके कारण इसके कारण जो इस पे बल लग रहा है ना, तो उसको क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसी पे रिजल्टेंट निकालना है, परिणामी बल इसी पे निकालना है। तो अब इसके कारण जो बल लग रहा है इस पे, वो क्या होगा, देख रहे हैं चार्ज दोनों कैसे हैं, विपरीत हैं। तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला निगेटिव को अपनी ओर बुलाएगा ऐसे करके, है ना। अगर इसके कारण देखते तो ये इसकी ओर खींचा चला जाता था, तो ये क्या करेगा, इसको बुलाएगा अपने पास ऐसे करके। तो ये चीज़ होगा ऐसे यूं करके। ए क्या है, ए होगा ओ पे लग रहा है ना बी के कारण, इसको हम कहेंगे वेक्टर एफ ओ, किसके कारण लग रहा है, बी के कारण, तो वेक्टर एफ ओ बी हो गया। ठीक है, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं हम। अगर ये रिजल्टेंट इस पे जीरो है ना, ओ पे, हम मान लेते हैं रिजल्टेंट इस पे क्या है, जीरो है, एक केस हमें निकालना है ना, तो क्या होगा इस केस में आपका हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर एफ ओ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर एफ ओ बी। हम आपको पहले भी बताए हैं, वेक्टर के केस में हम जब उसका परिमाण निकालते हैं तो माइनस साइन को नहीं लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर साइन वो बता देता है, तो माइनस साइन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। क्लियर, सदिश को लिखते समय हम उसका मतलब कि निगेटिव चिन्ह लेते हैं, उसका परिमाण में नहीं लेते हैं। जैसे कि अगर आपको देखिए आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप कोई वेक्टर हो ना, अगर इसे वेक्टर ए हो और एक दूसरा वेक्टर बी हो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आप दोनों का मान निकालेंगे ना, मॉड ऑफ वेक्टर ए भी हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, ए भी अंदर √3 होगा, एक एक 3 हो जाएगा ना। अब मॉड ऑफ वेक्टर बी भी निकालेंगे ना, तो ए भी क्या होगा 1 + 1 + 1 मतलब 1 का होल स्क्वायर, ए भी √3 हो जाएगा। इसीलिए हम देख सकते हैं ना, अगर दो विपरीत सदिश से इसके माड भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, देख लीजिए यहाँ से। इसी वजह से हम इसका माड निकालते समय, इसका परिमाण निकालते समय हम माइनस साइन को निगलेक्ट कर लेते हैं। समझ में आया, तो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर एफ ओ ए, इसकी यहाँ से हम डिस्टेंस कोई मानना पड़ेगा ना हमको। अगर इसका डिस्टेंस यहाँ से x हो, ठीक है ना, इसके बीच का डिस्टेंस, तो वेक्टर एफ ए क्या है, ए के कारण लगने वाला बल वेक्टर एफ ओ ए क्या होगा, के Q1/x²। ठीक है, और ये क्या होगा, वेक्टर एफ ओ बी, ए क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये क्या है, एफ ओ बी। अब इसके कारण इस पर कौन सा बल लग रहा है, ऐसे ना, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, r + 1, देख सकते हैं यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से डिस्टेंस आपका हो जाएगा r + x। देख लीजिए यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये चीज़ r + x हो जाएगा, पूरा का पूरा डिस्टेंस यहाँ से देख सकते हैं। इसके कारण इस पे बल लग रहा है ना, तो r + x हो जाएगा। क्या होगा, KQ2/, अभी बताएं साइन को निगलेक्ट कर देंगे, क्या होगा r + x का होल स्क्वायर। तो इसको देखिए, k से k गया, q से q गया, तो क्या मिल गया आपको केस, Q1/x² Q2/r + x²। क्लियर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ना, Q2 आवेश आपका क्या है, बड़ा है, Q1 जो आपका Q1 है छोटा है Q2 से। ठीक है ना, इस चीज़ को लिख लीजिएगा, Q1 क्या होगा आपका, छोटा होगा Q2 से, तभी ये केस मिलेगा आपको। क्यों, देखिए क्योंकि ये डिस्टेंस आपका छोटा है r + x से। ठीक है ना, तो बराबर कब हो सकता है, जब Q1 छोटा हो Q2 से। समझ में आया, तो इसी कारण हम देख सकते हैं Q1 क्या होगा, छोटा होगा Q2 से और r + x बड़ा होगा, है ना, तभी तो भाग दे रहे हैं ना, तो ये तभी आएगा ना दोनों बराबर। क्लियर है ना, तो इसी चीज़ को आप नोट कर लेंगे। अब इसी का हम 60 केस लिखेंगे, आप अभी देखेंगे इस चीज़ को। मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं, इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, जो शॉर्टकट मेथड आता है इसी को सॉल्व करने पे आपको मिल जाता है। तो आइए दिखाते हैं कैसे। तो इस चीज़ को आप लिख लेंगे, क्या Q1 क्या होगा आपका, Q2 से छोटा होगा, है ना, x क्या होगा, x आपका Q1 से डिस्टेंस होगा, जहाँ से इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, मतलब साम्यावस्था का बिंदु होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। जैसे वर्गमूल लेंगे ना, तो क्या होगा, √Q1/x हो जाएगा √Q2/r + x, प्लस माइनस होगा, माइनस को नेगलेक्ट कर देंगे हम। ठीक है ना, क्योंकि माइनस का डिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है ना, ऑब से भी अग्राह्य हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √Q1 × r + √Q1 × x बराबर हो जाएगा √Q2 × x। इसको उधर भेज देंगे तो क्या होगा, √Q1 × r बराबर
रूट Q2 माइनस रूट Q1 इंटू एक्स, है ना। यहाँ से देख सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ से फाइनली x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका रूट Q1 बटे रूट Q2 माइनस रूट Q1 इंटू आर। देख लीजिए आप, ये आपका शॉर्टकट मेथड बन जाएगा। अब इसी पे एक सवाल करवा देते हैं। यहाँ से आप एक चीज़ लिख सकते हैं, जो आपका Q1 होगा ना वो Q2 से छोटा होगा, इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, तभी ये चीज़ एप्लीकेबल होगा। देख लीजिए यहाँ पर जो Q1 होगा ना वो Q2 से छोटा होगा, x का क्या है Q1 से दूरी है, ठीक है ना, साम्य अवस्था बिंदु का, ठीक है। इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे। अभी इसी से एक सवाल करवाएंगे तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब मैं आशा करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे। इसी चीज़ को इरेज करते हैं, ठीक है। तो आइए इसे हम इरेज करते हैं। या तो आप इस सूत्र से लगा देंगे या इस सूत्र से लगा देंगे। बस ध्यान देना, अगर जब दोनों आवेश विपरीत हो, मतलब उसकी प्रकृति क्या हो, विपरीत हो, एक पे प्लस Q हो, दूसरे पे प्लस Q1, दूसरे पे माइनस Q2 हो, ये चीज़ होना चाहिए, तभी वाला किस काम करेगा आपका, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं एक सवाल इसी पे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इस पे आपको दिया गया है और प्लस Q आवेश है, ठीक है ना, और ये क्या है माइनस 4Q आवेश है, ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन जो डिस्टेंस दे रहा है वो L दे रहा है, आपको L दे रहा है ना। तो क्या कह रहा है, इसके कहाँ पर आपका जो होगा, मतलब कि साम्य पॉइंट ऐसा कौन सा बिंदु होगा जिसपे इन पे लगने वाला परिणामी बल 0 होगा, ठीक है ना। तो अभी बताएं, बाहर ही कहीं होगा, है ना। आप अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं, इसकी अगर दोनों आवेश समान हो तो क्या होगा, बाहर ही होगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, या तो आप डायरेक्ट रख देंगे इस चीज़ को, ये डायरेक्ट यहाँ पर रखिए तो क्या होगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट रख देंगे। यहाँ पर देखिएगा Q2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस में नहीं रखेंगे हम, ठीक है ना, प्लस में रखेंगे, अभी बताया है इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूले पर देखिए, अभी इसको हल करके हम भी दिखाएंगे। x बराबर क्या होगा, रूट Q1 की वैल्यू क्या है, मान लो Q दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम ज़रा अच्छे से कुछ और वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। तो इसको मान लेते हैं 4 माइक्रोकूलम मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 9 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। इसको 4 माइक्रोकूलम मान लेते हैं, इसको 9 माइक्रोकूलम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको वही मान के चलते हैं जैसे हम किए थे अभी, Q ही माना जाए, इसको बढ़िया रहेगा। Q मान लेते हैं, ये क्या है माइनस 4Q है, ठीक है ना। अभी सॉल्व हो जाएगा, फिर भी कट जाएगा ये चीज़। यहाँ पर देखिए क्या होगा, रूट Q1 की वैल्यू रूट Q, और ये क्या है रूट Q2 की वैल्यू क्या है 4Q माइनस रूट Q1 की वैल्यू Q है, और इसके बीच का सेपरेशन क्या है L है। समझ में आया। तो ये चीज़ क्या होगा, x बराबर हो जाएगा रूट Q, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 रूट Q माइनस रूट Q इंटू L। क्लियर। तो ये चीज़ क्या आ जाएगा आपका 2 रूट Q में से 1 रूट Q जाएगा तो क्या बचेगा रूट Q, तो रूट Q बाई रूट Q, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, गुणे L। तो x बराबर L पे आपका जो होगा वो क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो जाएगा। समझ में आया। तो इसे आप ले करके भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या आएगी दूरी, x बराबर L आ जाएगी। क्लियर। इसी चीज़ को आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो साम्यावस्था का बिंदु आएगा, यहाँ से x से L, इससे L दूरी पे, इससे क्या होगा 2L दूरी पे। समझ में आया। अब मैं आशा करता हूँ ये बात समझ रहे होंगे आप। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी L मीटर। तो हम क्या कहेंगे, इस बिंदु प्लस Q आवेश से L मीटर मतलब L मीटर दूरी पे आपको जो डिस्टेंस मिलेगा, उस बिंदु पर पे इस पे इन दोनों आवेशों के लगने वाला वैद्युतीय बल, परिणामी बल क्या होगा 0 होगा। ठीक है। तो इसे आप अच्छे से देख लेंगे। तो इसी पे आज को अभी इसको हम सॉल्व करेंगे इससे, तो अभी यही चीज़ आएगा। देखिए इससे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, Q1/x² इक्वल टू Q2/r प्लस x²। तो यहाँ पर देखिए Q की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू Q है, x² है, ठीक है ना। Q2 की वैल्यू क्या है 4Q है, यहाँ पे क्या है r प्लस x का होल स्क्वायर है, तो r की वैल्यू क्या L प्लस x का होल स्क्वायर। देखिए Q से Q गया कैंसिल। तो यहाँ से क्या करेंगे कि ये चीज़ क्या आ गया आपका L प्लस x बाई एक्स का होल स्क्वायर। इसको इधर भेज देंगे तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है 4, अब दोनों तरफ का वर्गमूल ले लेंगे ना हम, तो ये क्या होगा L प्लस x बाई एक्स प्लस -2, मतलब इसका दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा +-2, पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा ये चीज़ L प्लस x बाई एक्स इज इक्वल टू 2x, 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो L प्लस x बराबर 2x। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा आपको L।
देखिए यहीं पर हमारा ये चीज़ आया हुआ है, ठीक है ना। इसको हम शॉर्ट मेथड से कर दिए हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा रिजल्ट है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसको। एक निगेटिव लेंगे तो क्या होगा, इसको अगर निगेटिव ले लेंगे ना आप, यहाँ पर देखिए इसको अगर हम निगेटिव लेंगे तो l प्लस एक्स बाई -2 हो जाएगा। इसको पॉजिटिव लेंगे अगर यहाँ पे हम, तो यहाँ पे क्या लेंगे निगेटिव, तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे जब हम l प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका -2x, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे आप, तो यहाँ से x की उधर भेज देंगे तो -3x बराबर l, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से इसको हम इरेज करके यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इसी चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ देख लेते हैं। तो ये पर क्या होगा, यहाँ पर l प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा -2x, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर -2 होगा ना, तो इसको क्या होगा l प्लस एक्स बराबर -2x हो जाएगा। तो यहाँ से l बराबर क्या होगा -3x और x बराबर क्या होगा -l/3, ठीक है ना। x बराबर -l/3, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता। कहने का मतलब है ये x की वैल्यू ना आप इधर ले जा रहे हो, तो बीच में होने वाला ही नहीं है ये चीज़। अभी बताए हैं x की वैल्यू इधर जाएगी ना, हमें इधर ले तो पॉजिटिव हो रहा है, इधर ले रहे हैं क्या निगेटिव कर रहा है, समझ में, हम इधर ले रहे हैं ना इसको, निगेटिव साइन क्या बता इधर लेना है हमको, तो बीच में आने वाला नहीं है इसके, तो अतः ये क्या हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट कर लेंगे हम, हिंदी में क्या कहते हैं अग्रहाय। तो इसी चीज़ को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो देखिए तो यही चीज़ आपका x बराबर ये लाएगा। इसमें हमें थोड़ा आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, समझ में आया इसी चीज़ को, इसलिए हमारा ये काम चला देगा। तो आइए इसको इरेज करते हैं, इस पर एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसे आप नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो आइए इसको इरेज करते हैं। एक सवाल और देखते हैं हम। इस चीज़ आप सूत्र याद रखेंगे, हमने पहले केस में बताया हुआ है क्या, पहले केस में हमने इसी चीज़ को बताया है। उसका जो शॉर्टकट मेथड था उसका क्या आता था, x बराबर √q1 बटे √q1 प्लस √q2 इंटू r आया था, है ना। जब दोनों आवेश कैसे हों, समान प्रकृति के हों, तो उनके बीच का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता था, जो q1 से ये क्या होता था, यहाँ भी क्या होता था तुम्हारा q1 लेस देन q2 होता था, जो x क्या आता था q1 से आता था, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बताया हमने q1 q2 ये दोनों प्लस प्लस के हों, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं x आता था, x बिंदु पे आपका ये क्या होता था इक्विलिब्रियम में हो जाता था, मतलब साम्य की स्थिति में हो जाता है, उस पर नेट फोर्स क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। तो आइए देखते हैं इस पर कुछ और एक सवाल देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप कह देगा ये क्या है, इसको हम लेते हैं विपरीत प्रकृति का ही लेंगे ना, क्लियर है ना ये चीज़। इसको हम लेते हैं 9 माइक्रोकूलम, है ना। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻�6, कूलम है तो कूलम, मीटर है तो मीटर, ठीक है ना। माइक्रो का क्या मतलब है 10⁻⁻6, और अगर ये क्या है, ये चीज़ आपका है -16 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम लगा देंगे अभी। इनके बीच का अगर सेपरेशन क्या हो, अगर इनके बीच का सेपरेशन आपको दिया गया हो, इनके बीच का सेपरेशन आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको भली भांति जानते हैं जो आपको साम्यावस्था का बिंदु मिलेगा इनसे बाहर ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। अगर दोनों आवेश समान है तो इनके बीच में कहीं मिलेगा। इस चीज़ को हम अच्छे से लिखवाएं, और मिलेगा कहाँ, कम आवेश से कम दूरी पे, अधिक आवेश से अधिक दूरी पे। इस चीज़ को आप कहीं अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर साम्यावस्था को आपका पॉइंट मिलेगा ना, तो या तो कोई भी प्रकृति का हो, कम आवेश से कम दूरी पे मिलेगा, अधिक आवेश से अधिक दूरी पे मिलेगा। इस चीज़ को हम पहले ही बताए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कहीं यहाँ पर मिलेगा, इसका डिस्टेंस क्या हो x हो, ठीक है ना। तो x कहाँ से निकलेंगे, इसी सूत्र का अप्लाई कर लेंगे। तो x बराबर क्या होता है, यहाँ से देखिए √q1 बाई √q2 माइनस √q1 इंटू r। इस सूत्र को ही क्यों प्रयोग कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों आवेश की प्रकृति क्या है, विपरीत है। तो विपरीत के लिए ये वाला फार्मूला आपका अप्लाई होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो x की √q1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए √q1 की वैल्यू क्या है, 9 माइक्रोकूलम है ना। तो 9 × 10⁻⁻6 कूलम में हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 10⁻6 और कूलम। जैसे कि हमने बताया, देखिए माइक्रो में 10⁻6 होता है, तो माइक्रो कूलम में है तो क्या कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना हमको। तो ये चीज़ क्या होगा, q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 × 10⁻6 कूलम, ठीक है। तो इसी की वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। √q1 है तो यहाँ √q2 की वैल्यू क्या है, √q2 की वैल्यू क्या है, 16 × 10⁻6 माइनस अंदर √q1 9 × 10⁻6। r की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ r की वैल्यू हमने क्या ले लिया है
14 सेंटीमीटर है, यही है ना इन दोनों केंद्रों के बीच का, तो 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ कूलम कूलम से कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं लिखे हैं। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 × 10⁻³ यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या होगा 4 × 10⁻³ यहाँ पर क्या होगा 3 × 10⁻³ इंटू 14, ठीक है। तो इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से 10⁻³ से 3 × 10⁻³ है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे हम 4 - 3 10⁻³ कॉमन ले लेंगे, 10⁻³ कॉमन लेंगे, 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 14 का गुणा है तो 14 का गुणा कर लेंगे, तो ये देखिए 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर बचा है 3, 14 का गुणा 3 में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फाइनली आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको जो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा, ऐसा बिंदु मिलेगा जहाँ पर इन दोनों आवेशों के कारण परिणामी बल क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखेंगे छोटा आवेश है, इससे कहाँ मिलेगा, इससे 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये चीज़ क्या होगा 42 सेंटीमीटर दूर होगा। और इससे क्या होगा 42 + 14 का मतलब क्या 56 सेंटीमीटर दूर होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये कौन सा आवेश है, छोटा आवेश, इससे क्या है 42 सेंटीमीटर, ये क्या है बड़ा आवेश, इससे बड़ी दूरी पे है, इससे छोटी दूरी पे है। इस बात को आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका उत्तर आता है उसे चेक करना हो ना, तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा छोटे आवेश से छोटी दूरी पर और बड़े आवेश से बड़ी दूरी पर आएगा। तो इस चीज़ को आप जरूर चेक कर लीजिए ताकि आपको लगे कि आपका आंसर सेम है, सही है, करेक्ट है, ठीक है। तो इसी चीज़ को ऐसे देखेंगे हम, छोटे आवेश से छोटी दूरी पे, बड़े आवेश से बड़ी दूरी पर होगा। देखिए यहाँ पर 42 सेंटीमीटर वैल्यू आई ना एक्स की, तो ये छोटा आवेश है 9 कूलम माइक्रोकूलम से छोटी दूरी पे आएगा, एज कम्पेयर टू इसके बड़े आवेश से 16 माइक्रोकूलम से कितना आएगा 56 सेंटीमीटर की दूरी पर आएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप इसे अच्छे से नोट कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। तो आइए इसको इरेज करते हैं, नया कॉन्सेप्ट के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कहीं। तो आइए देखते हैं, अब हम देखेंगे कोई आवेश होना Q1। आप भली भांति जानते हैं कि जो कूलम का नियम अप्लाई होता है वो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच ही होता है, ठीक है। अगर तो आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। अगर कोई आवेश हो लेना हम, तो उसके चारों तरफ एक वैद्युतीय क्षेत्र बन जाता है। तो अगर वो प्लस में हो ना, तो उसके मतलब कि उसके बाहर से और ऐसे निकलती है। देखिए यहाँ पर अगर कोई प्लस Q आवेश हो ना, ठीक है, तो इसमें से जो आपका वैद्युतीय क्षेत्र मतलब होता है ना, ऐसे निकलता है वैद्युतीय बल रेखाएं। तो इसमें थोड़ा आप समझते हैं, वैद्युतीय बल रेखाएं जो होती हैं ना, एकांक धनावेश के चलने का मार्ग होती हैं, क्लियर। तो आइए दिखाते हैं इसको कैसे। प्लस Q आवेश क्या करता है, अपने आप को मतलब कि कोई प्लस आवेश इस पर लेकर आएंगे ना, आप ऐसे समझिए कोई एकांक धनावेश मतलब कोई परीक्षण आवेश लेकर के आएंगे ना, अभी बताते हैं परीक्षण आवेश क्या होता है। तो कोई भी चार्ज हो ना, अपने आप में क्या करता है, चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, मतलब फील्ड उत्पन्न करता है। एक ऐसा उत्पन्न करता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसे बाहर की ओर करता है, रेडियली आउटवर्ड करता है। इसे क्या बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड। देखिए ऐसे करता है चीज़ बाहर की ओर, ठीक है ना, ये चीज़ बाहर की ओर करता है, मतलब बाहर करता है इस चीज़ को, ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर आप। ये क्या है, वैद्युतीय बल रेखाएं हैं, ठीक है ना। तो एकांक धनावेश के चलने का मार्ग है, कहने का मतलब कोई एकांक धनावेश है ना, तो प्लस का प्लस पे रिपल्सन होगा, इसीलिए इसको बाहर कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। अगर एक -Q आवेश है, अगर ये -Q आवेश है ना, तो -Q आवेश के केस में क्या होगा, -Q अगर आवेश हो, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, अंदर की तरफ का अट्रैक्ट कर। जैसे कि अगर कोई प्लस आवेश रख दो ना, तो इस चीज़ को क्या करेगा, खींचने का प्रयास करेगा, ये चीज़ कुछ ऐसे होगा ये, इसीलिए कहते हैं इसको रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो ये देख रहे हैं ना, ये किसी पॉइंट पे कन्वर्ट हो रहा है, ये किसी पॉइंट से दूर भाग रहा है, क्लियर। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती ऐसे ही, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे होंगी, ठीक है ना। ये क्या है, वैद्युतीय बल रेखाएं। वैद्युतीय बल रेखाएं क्या होती हैं, एक वैद्युतीय बल रेखा एकांक धनावेश का चलने का मार्ग होता है, क्लियर। इसे आप देख सकते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है यही चीज़। अभी इसको हम दोनों को ऐड करके बनाएंगे ना अभी, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अभी दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो आप देखेंगे अभी, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं आप, ये क्या कर रहा है,
मतलब फैला रहा है ना, ये चीज़ क्या कर रहा है, फैला रहा है, ये किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, दूर भेज रहा है ना, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं अपसारित, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ कन्वर्ज कर रहा है उसे क्या कहते हैं, अभिसारित। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये चीज़, ये डाइवर्ज कर रहा है, ये चीज़ डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, अपसारित, ठीक है ना। फैला रहा है इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को प्लस क्यू से बाहर की ओर रेडियली आउटवर्ड जा रहा है ये लाइन, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है, किसी चीज़ पे कन्वर्ट कर रहा है, मतलब किसी चीज़ पे कन्वर्ट कर रहा है, किसी पॉइंट की ओर आ रहा है। देख रहे हैं ना, प्लस क्यू आवेश इसी की ओर आ रहा है ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगा, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इसके केंद्र की ओर सब क्या हो रहे हैं, मतलब केंद्र से डाइवर्ज कर रहे हैं, केंद्र से बाहर की ओर जा रहे हैं। एक केंद्र से क्या हो रहे हैं, केंद्र पे आ रहे हैं, सारे कहीं से मतलब कि आवेश इस पे केंद्र की ओर आ रहे हैं। तो क्या रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ये अभिसारित हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कहाँ तक बढ़ेगा, है ना, ये कहाँ तक चला जाएगा, ये बेसिकली बहुत लंबी दूरी तय करेगा, ऐसे इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि हम पानी में अगर कोई चीज़ फेंक देते हैं ना, तो मतलब कि वेव की तरफ नहीं ऐसे मूव करता है वो चीज़, सेम उसी की तरह है, वह इनफाइनाइट तक चलेगा। अब आप कहेंगे इनफाइनाइट तक चलेगा तो हमें महसूस क्यों नहीं होता है वो फील्ड, इसलिए नहीं महसूस होता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ना, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है ना, इससे इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। जितना दूरी बढ़ेगा उतना इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। बेसिकली बहुत कितना कम होती है कि हमें पता नहीं चलता है। समझ में आया? ऐसे इसका भी है, मतलब जितना अधिक दूरी पर है ना वो कम होगा, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे, इसको अच्छे से आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे वीडियो को पास करके। तो आइए थोड़ा और समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम प्लस क्यू आवेश लेना और यहाँ पे क्या ले लें, माइनस क्यू आवेश, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके ले लें तो क्या होगा, यहाँ से धनावेश से बाहर निकलेगा, कुछ ऐसे इस पे जाएगा, यहाँ से धनावेश पे जाएगा, इस पे ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे जाएगा इस पे, मतलब इस पे इनवर्ड होगा, इस पे आउटवर्ड होगा, मतलब यहाँ से बाहर ही निकलेगा ना, ऐसे देखो बाहर निकले। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देंगे ना, ये जो लाइन होंगी कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। कहने का मतलब कहीं आप ऐसा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा बन गया ना तो इस पर एक चीज़ बताता है, इस पर कोई भी स्पर्श रेखा खींचेंगे ना तो उस बिंदु पर जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है उसका डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना। मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन वो बता देता है। जैसे कि यहाँ पर अगर इस बिंदु पे हम देखना चाहते हैं ना, तो इस बिंदु पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींच देंगे, मतलब स्पर्श रेखा खींचेंगे ना, तो यही डायरेक्शन जो है ना, इस पे जो लगने वाले मतलब कि परिणामी वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, उसी को डायरेक्शन बता रहा है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर यहाँ पे जब इंटरसेक्ट कर दे रहा है ना तो यहाँ से आपका दो रिजल्टेंट हो जाएगा। इसीलिए दोनों यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ऐसे कर देंगे, ये E1 हो जाएगा और यहाँ एक ऐसे खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, ये E2 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया? मतलब स्पर्श रेखा किसी वक्र की एक ऐसी रेखा होती है जो उसके किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जा रहा है। तो ऐसा रिजल्टेंट का दो डायरेक्शन हो नहीं सकता, इसीलिए दोनों इंटरसेक्ट, मतलब दोनों कहीं कट नहीं करनी चाहिए। हाँ, ऐसा इसको बनाएंगे। और क्या ध्यान रखेंगे इसको बनाने में, एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि जो प्लस वाला होगा ना उससे बाहर की ओर जाएगा, माइनस क्यू की ओर आएगा, ठीक है ना। जैसा कि अभी पीछे बताए हम, तो इसे आप अच्छे से देखेंगे, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, आप अपने बुक में अच्छे से देख लेंगे। इस चीज़ को हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से अब बाहर की ओर से यहाँ पे कुछ आएगा ना आवेश, ठीक है ना, कुछ ऐसे आपके बुक में बनाया होगा, आप देख सकते हैं। मतलब वक्राकार भी हो सकता है, सीधी रेखा में भी हो सकता है। समझ में आया? एक काल्पनिक है बेसिकली, ठीक है, हम ऐसे समझते हैं, ठीक है ना। समझने का इसको हमने एक एज्यूम कर लिया, इसे काल्पनिक, एक काल्पनिक वक्र ही है, ताकि हम कुछ समझ पाएँ इस चीज़ को, ऐसे इसलिए बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि बाहर की ओर जाते हुए दिखाई देंगे आपको, ठीक है। इसको ऐसे बनाएंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, कहीं दोनों आपस में कहीं कट नहीं करनी चाहिए, इसके बीच बहुत सारा आप खींच सकते हैं ऐसे। बस एक बात का ध्यान रहे कि प्लस से बाहर की ओर जाए, माइनस क्यू पे आए चीज़। इसके और भी सारे आप ले सकते हैं इस पर, ठीक है ना।
तो आप अभी जानते हैं, अभी बताए हुए हैं हम, इनके भी दोनों विपरीत आवेश, इनके बीच जो लगने वाला नेट बल होगा आपका कहाँ पे जीरो होगा, कहीं बाहरी बिंदु पे जीरो ही होगा। ठीक है ना, समझ में आया? इसी चीज़ को आप अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं आप इसको, यहाँ एक और बना दीजिए आप चाहें। ठीक है ना, एक क्या है, काल्पनिक वक्र ही है, इसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं। ये क्या होता है, एकांक धनावेश का चलने का मार्ग होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम खींचे थे ना स्पर्श रेखा, तो इस पे परिणामी वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। इसीलिए कहीं आपने आपस में कट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो कहीं आपको ऐसे बना के पूछ सकता है, बताइए कौन सा वैद्युतीय रेखाओं के संबंध में सही है। एक बना देगा ऐसे आपको, है ना, इस पर प्लस क्यू रख देगा, इस पर माइनस क्यू रख देगा, इसको ऐसे बना देगा और कहेगा इसको ऐसे बना देगा, है ना, यहाँ पे कट कर दिया ना, तो ए वाला आपका सही नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसे ही जिस फिगर बनाया रहेगा कहीं कट किया रहेगा वो सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके। ठीक है ना, इसलिए इस पर नेट वैद्युतीय मतलब कि नेट फोर्स जो होगा उसका एक ही डायरेक्शन होगा, यहाँ पे दो डायरेक्शन हो जा रहा है, इसीलिए कट हो जाएगा। समझ में आया? अब मैं आशा करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। तो आइए आगे देखते हैं वैद्युतीय क्षेत्र वो क्या होता है। तो इसी चीज़ को आप लिखेंगे अब अच्छे से। तो हमें क्या करना है, वैद्युतीय क्षेत्र देखना है। तो इसी चीज़ को आप अच्छे से भली भांति पढ़े होंगे, वैद्युतीय क्षेत्र, है ना। तो क्लास 10th में से आप पढ़े होंगे अच्छे से। तो मतलब किसी आवेश या किसी आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश आकर के प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, उस आवेश का वैद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि देखिए, अगर क्यू आवेश होना है, यहाँ पे कोई क्यू आवेश हो, प्लस क्यू आवेश हो, तो क्या होगा, इसके चारों तरफ का एक वैद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। बेसिकली इनफाइनाइट रह जाएगा ये चीज़, हमें महसूस क्यों नहीं हो, क्योंकि इसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है उसकी आपका स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, इसलिए हमें अनुभव नहीं होता है। क्लियर? तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अगर ये प्लस क्यू आवेश हो ना, ये क्या होगा, इसके चारों तरफ एक वैद्युतीय क्षेत्र होगा। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे, किसी आवेश के चारों तरफ या किसी आवेश समुदाय के, इसमें मान लो बहुत सारे आवेश हो तो उसके भी चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। तो इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई आवेश आ करके अगर प्लस आएगा, प्लस क्यू नॉट आएगा तो क्या महसूस करेगा, प्रतिकर्षण बल का। अगर माइनस का चार्ज आएगा तो क्या करेगा, आकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, वैद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हुआ? इसी चीज़ को आप नोट करेंगे, इसको हम लिखेंगे नहीं, आप नोट करेंगे, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश आकर के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे वैद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश आकर के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। ठीक है, तो आप क्या हेडिंग डालेंगे, वैद्युतीय क्षेत्र। ठीक है ना, अब हम देखेंगे वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो यहाँ पर अब एक चीज़ हम लेकर आएंगे, वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता आप हेडिंग डालेंगे। आप वैद्युतीय क्षेत्र का डिफिनीशन जो बताएं उसे लिख लेंगे अच्छे भली भांति से, और उसको जो बताया फिगर उसको भी बना लेंगे। ठीक है, तो वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस प्लस क्यू आवेश के कारण किसी डिस्टेंस आर पर, है ना, किसी डिस्टेंस आर पर हमें क्या निकालना है, इसके कारण वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, मतलब कितना पावर का होगा, स्ट्रेंथ कितना होगा उसका। तीव्रता का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ कितना होगा, उसकी शक्ति कितनी होगी, है ना, मतलब कितने बल से उसको आपको भी मतलब कि प्रतिकर्षित कर रहा है, कितने बल से वो आकर्षित कर रहा है, इसी चीज़ का मतलब होता है तीव्रता। क्लियर है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है इसे, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास। तो अगर मान लेते हैं कोई आवेश ले लेंगे ना हम ऐसे ही रैंडमली, तो अभी बताएं कोई भी आवेश होता है ना तो अपना वैद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर ये भी यहाँ पे कोई आवेश लेंगे आप तो वो भी क्या करेगा, वैद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये भी वैद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसके कारण उस पर भी वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसके कारण इस पर भी वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्लियर? तो हम इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, दूर करने के लिए हम क्या लेंगे, एक परीक्षण आवेश लेंगे। क्या होगा, परीक्षण आवेश। तो आप हेडिंग डाल के थोड़ा सा लिख लीजिएगा उसके बारे में, उसी को बताते हैं हम परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, इसे हम क्यू नॉट से डिनोट करेंगे।
क्यू नॉट, ठीक है ना। ये क्या होगा, परीक्षण आवेश, इसे क्या करते हैं इंग्लिश में, टेस्टिंग चार्ज। ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्लियर है ना, पॉजिटिव ही होने वाला है। टेस्टिंग चार्ज क्या होगा, परीक्षण आवेश, मतलब लिखेंगे यह एक अल्प काल्पनिक, यह एक अल्प काल्पनिक धनावेश है जिसका कोई वैद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है, वैद्युतीय क्षेत्र नहीं होता। यहां पर देखेंगे ए एक अल्प काल्पनिक धनावेश है जिसका कोई वैद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, जिसका कोई वैद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है, तो इसी चीज को हम लेंगे क्यू नॉट। क्यों, समस्या क्या थी हमारे पास, समस्या यही थी कि कोई भी आवेश होता है अपने चारों तरफ एक वैद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब इसको भी कोई आवेश ले लेंगे ना तो वो वैद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ में आया। इसीलिए हम क्या लेंगे, एक परीक्षण धनावेश लेंगे। आप बुक में देखेंगे ये चीज़ अच्छे से लिखा होगा, ठीक है ना। किसी परीक्षण धनावेश क्या लेंगे, क्यू नॉट, क्या लेंगे, क्यू नॉट। जैसा कि आप पढ़े होंगे ना, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, एकांक द्रव्यमान पे जो लगने वाला बल होता था गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होता था। जैसा कि आप गुरुत्वाकर्षण में चीज़ को पढ़े होंगे, आई से नोट कर देते हैं, वेक्टर आई इक्वल टू वेक्टर एफ बाई एम। याद कीजिए आप लोग, एकांक द्रव्यमान पे लगने वाला जो वैद्युतीय मतलब कि गुरुत्वीय बल होता था वही क्या कहलाता था, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता था। जैसा कि आप पढ़े होंगे इसे क्लास 11th में, क्लियर। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है, जो यहाँ आवेश काम करता है यहाँ क्या करता है, चार्ज कार्य करता है, आवेश कार्य करता है। यहाँ द्रव्यमान कार्य करता है, यहाँ आवेश कार्य करता है। अंतर इतना ही है, ठीक है। और मीडियम का भी अंतर है, मतलब कि वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है, माध्यम पे भी निर्भर करता है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बताए हुए हैं, आप अगर उससे देखेंगे तो कृपया करके अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, परीक्षण आवेश क्यू नॉट, ठीक है ना। अब इसके कारण जो बल लगेगा ना, तो यहाँ पर वेक्टर ई जो होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर क्या लिखे थे, आई बराबर क्या लिखे थे, वेक्टर एफ बाई एम, ठीक है ना। इसका परिभाषा भी लिखवाएंगे आपको, ठीक है ना। तो इसे आप अच्छे से देखेंगे, वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट, इसे आप लिख लेंगे, ठीक है ना। अब बताइए आप इसके कारण इसके जो बल लग रहा है वो क्या होगा, कूलम के नियम से, क्योंकि पॉइंट चार्ज है, कूलम का नियम पॉइंट चार्ज पे लागू होता है। इसे आप अच्छे से लिख लीजिए ताकि हम इसको इरेज करें। अब वीडियो पॉज करके इसको लिख लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप इसे लिख लिए होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है परीक्षण आवेश, क्यों लिए अभी आपको बताए हैं, क्योंकि ऐसा आवेश हमें लेना है ताकि वो वैद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न ना करे। मतलब ये टेस्टिंग के लिए ही है, मतलब इस पर जितना स्ट्रेंथ लग रहा है, क्लियर है ना। तो आइए देखते हैं इसको। और ये क्या होगा, अल्प आवेश होगा, धनावेश होगा, ठीक है। आइए मिटाते हैं इसको। अब कूलम के नियम से हम देखेंगे, है ना। कूलम के नियम से क्या देखेंगे, इस पे जो बल लग रहा है आपका, ठीक है ना। वेक्टर एफ क्या है, वेक्टर एफ आपका हो जाएगा, मान लो इसी की डायरेक्शन में आर का एफ का डायरेक्शन इधर ही है। अब देखिए ए बी प्लस है ना, इसके कारण कौन सा बल लगेगा इस पर, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। अब इसके कारण इस पर कौन सा बल लग रहा है, इधर की ओर, देखो इधर की ओर क्या लगेगा, वेक्टर एफ बी ए। बिंदु ए के कारण बिंदु बी पे कौन सा बल लग रहा है, वेक्टर एफ बी ए। ये क्या होगा, ये वेक्टर एफ बी ए क्या होगा, ठीक है। वेक्टर एफ बी ए क्या होगा, के क्यू नॉट बाई कूलम्स लॉ, आर स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल आर है, इनके केंद्रों के बीच का डिस्टेंस है ना, केंद्रों के बीच का, इसी के मतलब केंद्रों के मिलाने वाले रेखा पर एक कार्य करता है, क्लियर है ना। तो ए के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, एक क्योंकि वेक्टर है तो हमें इसकी दिशा में एकांक सदिश लेना पड़ेगा ना, तो इसी को हम ले लेंगे इसी की दिशा में जो है ना आर कैप, यही वेक्टर आर है ना, इसी की डायरेक्शन में। तो इसकी डायरेक्शन में इकाई सदिश क्या होगा, आर कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर कैप, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा क्या, इसके कारण इस पे लगने वाला बल, किसके, वैद्युतीय कूलम के नियम से वैद्युतीय बल, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करो आप, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई बराबर आपका हो जाएगा, वेक्टर एफ की वैल्यू यहाँ से पुट करो, वेक्टर एफ की वैल्यू क्या है, के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू क्यू नॉट। यहाँ पर बटे में जाएगा क्यू नॉट ना, तो फाइनली ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई क्यू नॉट। यहाँ से देख सकते हैं क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा,
के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आप यहाँ से देख सकते हैं जिधर बल का डायरेक्शन है उधर वेक्टर ई मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इसे क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक ऐसी राशि है, एक सदिश राशि, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका भी डायरेक्शन किधर है, बल के ही डायरेक्शन में, बल की दिशा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मात्रक क्या होगा, इसको हम इरेज करते हैं, ये क्या है, इसका सदिश रूप है। क्या है, सदिश रूप है। ये क्या है, इसका सदिश रूप है। आर क्या है, इकाई सदिश है, सॉरी आर क्या है मतलब स्थिति सदिश है ना, इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब ये क्या है ना, आर कैप क्या है, इकाई सदिश है, इसी की डायरेक्शन में देख लो, इसी डायरेक्शन में इकाई सदिश है। वेक्टर आर क्या है आपका, यही वेक्टर आर है। ठीक है ना, ऐसे ही इसी डायरेक्शन का है। क्लियर है ना। तो आर कैप क्या होगा, माड ऑफ वेक्टर आर जो है ना, माड ऑफ वेक्टर आर, यही आर है। क्लियर है ना, ये चीज़ समझ में आया। मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे, इसे हमने पहले लेक्चर में बताया हुआ अच्छे से। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं, ये क्या सदिश रूप है। इसका अदिश रूप लिखना हो तो क्या करेंगे, अदिश रूप का मान ले लेंगे। इसे आप लिख लीजिए, थोड़ा इसको बारे में बताते हैं हम, आप इसे लिख चुके होंगे। ठीक है ना, वीडियो को पास करके लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं इसका अदिश रूप क्या होगा। तो आप इसको अब देखेंगे हम, तो इरेज करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इसे आप अच्छे से लिख लेंगे। तो थोड़ा इसके डिफाइन कर लेते हैं, पहले इसका अदिश रूप लिखते हैं तो इसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हम इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेक्टर ई था हमारा, ये वेक्टर ई था। ठीक है ना, इसका माड क्या होगा, जो इसका परिणामी होगा माड ऑफ वेक्टर ई। ठीक है ना, इसका माड निकालेंगे आप तो एक क्यू बाई आर स्क्वायर क्या होगा, बाहर आ जाएगा, आर कैप होगा, ये इकाई सदिश है क्योंकि इसका माड क्या होगा तब एक होगा, तो बाई डिफिनीशन ये क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें इसके मैग्नीट्यूड की ही, तो एफ बाई क्यू नॉट हो जाएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखें तो क्या, वेक्टर ई बराबर क्या होगा, वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट। इसे याद कैसे करेंगे हम, याद कीजिए वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, वेक्टर आई बराबर वेक्टर एफ बटे एम, मतलब यहाँ पे जो द्रव्यमान काम करता था गुरुत्वीय बल में, वही काम यहाँ क्या करेगा, आवेश करेगा। बल है वही है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, ये जो आई था ना, यहाँ का इंटेंसिटी था, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता था, वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को किसे डिनोट करेंगे, कैपिटल ई के द्वारा। यही अंतर है, समझ में आया ये चीज़। ये चीज़ आपका आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर कोई क्यू आवेश हो, इससे डिस्टेंस आर पे कोई मतलब कि अन्य आवेश लेंगे, ठीक है ना, उस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई बराबर होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसका क्या है, अदिश रूप ही है। समझ में आया। अब इसके मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक क्या होगा, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पास जगह कम है। ये क्या होगा, इसका अदिश रूप होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक जैसा कि आप देख सकते हैं E इक्वल टू एफ बाई क्यू है ना। एफ बाई क्यू क्या है, एफ बाई क्यू मतलब एफ का मात्रक क्या है साइन में, न्यूटन, और क्यू नॉट के बदले क्या, क्यू आवेश से कोई परीक्षण आवेश, बेसिकली इसका भी मात्रक होगा, तो क्या होगा ये न्यूटन पर कूलम। इसको हम डिनोशन फॉर्म में क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं न्यूटन को एन से लिखते हैं, कूलम को सी से लिख देते हैं, तो न्यूटन पर कूलम ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है ना, अब मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे आप। और ये क्या है, कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि। इसको आप भली भांति जानते हैं। थोड़ा अब इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। इसको क्या बोलते थे, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को एकांक द्रव्यमान पे लगने वाला बल गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे क्या कहेंगे, एकांक धनावेश पे लगने वाला वैद्युतीय बल गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एकांक आवेश पे लगने वाला बल, इसी चीज़ को हम लिखते हैं। ठीक है, आप इसे अच्छे से देख लेंगे, इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनीशन, तो इसे आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे अच्छे से। मैं आशा करता हूँ यहाँ पे बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आप देख सकते हैं, के की वैल्यू स्टार्टिंग में बताए हुए 1/4 पाई एप्सिलॉन है। अगर आप नहीं देखें तो पिछले लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। एक किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता। एक इसके बराबर होती है, इसी को परावैद्युतांक नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ये एक कई एप्सिलॉन नॉट भी, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर इस वैल्यू को पुट कर देना हम अच्छे से, तो ई बराबर क्या मिल जाएगा आपको, के की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू के एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के।
है ना। यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, के एप्सिलॉन नॉट। के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। ए क्या होता है, माध्यम की आपेक्षिक वैद्युशीलता, ठीक है ना। इसे आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटू 1/k। और यहाँ पे क्या है, के क्यू, यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए ना, क्यू बाय। देखिए स्मॉल के और कैपिटल के में थोड़ा अंतर है, ये स्मॉल के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है, के माध्यम का परावैद्युतांक होता है। पिछले लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो ये क्या होगा, Q/r², ठीक है ना। ये चीज़ आपका आ जाएगा। अब इसको, इसकी वैल्यू भी भर सकते हैं हम बताएं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है आपकी 9 × 10⁹ होती है। तो इस चीज़ को और अच्छे से लिख सकते हैं, ई जो आपका हो जाएगा 9 × 10⁹ बाई कैपिटल के Q/r²। एक इसके लिए है, अगर कोई आवेश प्लस Q इससे स्मॉल r दूरी पे कोई आवेश हो ना, उस पर लगने वाला परीक्षण आवेश ही हो बेसिकली, ठीक है ना, जिसका कोई वैद्युतीय क्षेत्र ना हो, ये चीज़ है। इस पर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यही होगी। देख सकते हैं E = 9 × 10⁹ बाई के Q/r²। के क्या, माध्यम का परावैद्युतांक। इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लिए होंगे। थोड़ा आप देखते हैं इसकी परिभाषा को, तो हम मिटाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इसके डिफिनीशन को क्या करेंगे हम, एकांक धनावेश पे देखें। एकांक धनावेश यहाँ पे क्या बोलते हैं, एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, ठीक है ना, वो क्या कहलाता था, उस गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता था। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एकांक, ये डिफिनीशन इसकी चीज़ क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, देखिए किसी बिंदु के एकांक धनावेश पे, थोड़ा इसको हम अच्छे से बोल लिखते हैं, इसी बिंदु के एकांक धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ध्यान देंगे ना, एकांक, इसी बिंदु के एकांक धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, अगर जो भी आपका वैद्युतीय क्षेत्र पूछेगा ना, तीव्रता किसी बिंदु पर ही पूछेगा, ठीक है ना। तो इसे आप अच्छे से देखेंगे। फोर्स में क्या था, बल में क्या था, किसी आवेश के कारण किसी अन्य आवेश पे बल पूछता था, लेकिन ये किसी बिंदु पर ही पूछेगा आपका। क्लियर है ना, आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे इस चीज़ को। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, जैसे कि हमने फोर्स में लेकर आया था, ठीक है। और हमने देखा था ना, अगर दोनों सिमिलर आवेश हो, उस पर नेट फोर्स कहाँ 0 होता था, उनके बीच में होता था। अगर दोनों अपोजिट आवेश मतलब विपरीत आवेश प्रकृति के हों, तो उन पर मतलब कि अभी दिखाया है इसी लेक्चर में कि उन पर जो आपका नेट फोर्स जो हो रहा था, परिणामी बल 0 हो रहा था, बाहर की ओर हो रहा था। और हमने इस पर कुछ शॉर्टकट मेथड भी बताए हैं, उससे आप नोट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक कि आप इसे पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए नोट्स के साथ। आप इसको प्रॉपर मेंटेन तरीके से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।